हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं और ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 है और इस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके बोर्ड लेवल में भी क्वेश्चन आते हैं और नीट लेवल में भी जब मेडिकल लेवल के एग्ज़ामिनेशन दे रहे होते हैं वहाँ पर भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे ताकि एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो आप लोग हमारे साथ स्टार्ट कीजिए बायोमॉलिक्यूल्स। एक एक पॉइंट को अच्छे ढंग से हम लोग क्लियर करेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे और इसके ऊपर डिस्कस करते हुए हम लोग चलेंगे। ये चैप्टर नंबर 14 है। मैं आप लोगों के सामने इब्राहिम सर और आपका खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस, इब्राहिम सर। इस चैप्टर में एक्चुअल जो डिस्कस करना है वो ये है कि हमारी बॉडी का ग्रोथ किस तरह से हो रहा होता है और उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं और हमारे बॉडी के ग्रोथ में काफ़ी मदद कर रहा होता है। ग्रोथ ही नहीं बल्कि बॉडी में जितने सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं इन सारी चीज़ों को हेल्प करने का ये काम कर रहा होता है। तो इस चैप्टर में ख़ास करके जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में एंड हार्मोन्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इसके अलावा जब और भी आगे इसको क्लासीफाई कर रहे होंगे तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द विटामिन्स के बारे में, इसके बिहेवियर, इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है सो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे डीएनए एंड आरएनए के बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ओके, अब फिर जो है सो किस तरह से ये पूरे जो है सो बायो सिस्टम में बायोमॉलिक्यूल से हेल्प कर रहे होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो एक बात को ये जानना ये कि सबसे पहले तो जो है सो हम लोग एक एक टॉपिक को उठाएं और टॉपिक को उठाने के बाद में हम लोग पढ़ना शुरू करें। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आइए टॉपिक हम लोग जो लेकर के चलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। हमारा बॉडी किस तरह से ग्रोथ कर रहा है और किस तरह से एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इसमें इन सारी चीज़ों का अहम रोल होता है और इस रोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, हेडिंग लगा लें कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स ये जो होते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स होते हैं। हाइड्रेट्स
हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। एक्चुअल में जो है सो हाइड्रेट्स होते हैं, ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो डिफाइन कर रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड। कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, as hydroxyaldehydes or ketones, or the compounds which produce such units on hydrolysis. कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ये हाइड्रोक्सी होते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, कीटोन का या फिर एल्डिहाइड का हाइड्रोक्सी ग्रुप में लेकर के आते हैं। और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस, या फिर वैसे कंपाउंड जो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं इस तरह के यूनिट्स को, तब ऐसे वाले को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टेस्ट में स्वीट होते हैं और इसे शुगर के नाम से हम लोग जानते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट टू इन टेस्ट एंड नोन एज, ऐसे लिख दें इसको, एंड नोन एज शुगर्स, और ये शुगर के नाम से जाने जाते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं स्वाद में और जिसके कारण ये शुगर के नाम से जाने जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट, डू फास्ट। इसको क्लासिफाई करें हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर अपॉन हाइड्रोलाइसिस। इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करने का काम करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, मोनोसैकेराइड्स। वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसको फर्दर और भी आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फर्दर और भी यूनिट में नहीं तोड़ा जा सकता है, ऐसे वाले को मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स which cannot be hydrolyzed, which cannot be hydrolyzed further to give simpler simpler units of polyhydroxy
सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, इसके टोटल नंबर जो मैक्सिमम जो लेकर के जाते हैं मोनोसैकराइड्स का, वो नेचर में 20 पाए जाते हैं। अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स जो कि नेचर में मौजूद हैं। अबाउट 20 मोनोसैकराइड्स। इसमें इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, राइबोज है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, जिसको फर्दर इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है टू गिव सिंपलर यूनिट्स, ताकि वो सिंपलर छोटे छोटे यूनिट्स को दे सकें। और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का, मोनोसैकराइड्स का लगभग अभी तक के 20 मोनोसैकराइड्स नेचर में पाए जाते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो है सो ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और राइबोज है। ओके, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, पॉइंट नंबर सेकेंड, ओलिगोसैकराइड्स। ओलिगोसैकराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से लेकर करके 10 तक के मोनोसैकराइड्स को दे सकते हैं, ऐसे वाले को ओलिगोसैकराइड्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट carbohydrates that yield 2 to 10, 2 से लेकर के 10 तक के मोनोसैकराइड्स देने का काम करते हैं। 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, 2 से लेकर के 10 तक के देने का ये वर्क करते हैं। राइट, इसको और भी जो है सो ओलिगोसैकराइड्स को हम लोग जो बांटने का काम करते हैं वो है डाइसैकराइड्स में, ट्राइसैकराइड्स में, टेट्रासैकराइड्स में, फर्दर क्लासिफाइड इनटू फर्दर इसको क्लासिफाई करने का काम किया जाता है। डाइसैकराइड्स में, डाइसैकराइड्स में, ट्राइसैकराइड्स में, ट्राइसैकराइड्स में, टेट्रासैकराइड्स में, टेट्रासैकराइड्स में, इस तरह से बांटने का काम करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट आ जाता है वो इम्पॉर्टेंट में जो आता है वो है सुक्रोज। एग्जाम्पल नोट करें बच्चे लोग, सुक्रोज, ओके, लैक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये डाइसैकराइड्स में भी आते हैं। ओलिगोसैकराइड्स में क्या हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दैट यील्ड, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो देने का काम करते हैं। 2 से लेकर के 10 मोनोसैकराइड्स, जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो 2 से लेकर के 10 तक के मोनोसैकराइड्स देने का काम करते हैं। फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिर ओलिगोसैकराइड्स को और भी इसको पार्ट में तोड़ने का काम करते हैं। दैट इज डाइसैकराइड्स, ट्राइसैकराइड्स, टेट्रासैकराइड्स,
इन सारी चीज़ों में तोड़ने का काम करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो इसका है ओलिगोसैकेराइड का याद रखेंगे, सुक्रोज है। इसी ओलिगोसैकेराइड्स में लैक्टोज आते हैं, और स्पेशली खास करके अगर इसको देखा जाएगा तो ये है डाइसैकेराइड्स है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे लोग। राइट, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट वन इज पॉलीसैकेराइड्स। लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड, जब हाइड्रोलाइसिस किया जाता है पॉलीसैकेराइड्स का तो बहुत ही लार्ज नंबर मोनोसैकेराइड्स का देने का काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज large number of monosaccharides. Large number of monosaccharides on hydrolysis. इसमें खास करके जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स है। नोट में लिख देंगे, ये स्वाद में मीठा नहीं होता है। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर। हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, इसीलिए इसको पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर भी कहा जाता है। राइट, चलिए, तो बिहेवियर के आधार पर जो हम लोगों ने जो बांट लेने का काम किया है वो 3 ग्रुप में हम लोगों ने क्लासिफाई किया, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स बहुत ही लार्ज नंबर मोनोसैकेराइड्स देने का काम करता है जब इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब। इसमें खास करके एग्जाम्पल याद रखेंगे स्टार्च के बारे में, सेल्यूलोज के बारे में एंड ग्लाइकोजन के बारे में। ये पॉलीसैकेराइड्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, मीठे नहीं होते हैं। हेंस दे आर कॉल्ड नॉन शुगर, इसीलिए इसको नॉन शुगर कहा जाता है। राइट, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ें। आगे जो हम लोग इसको क्लासिफाई करने का काम करते हैं वो रिड्यूसिंग कैरेक्टर पर काम करने का करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। on the basis of reducing character। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कर रहे होते हैं जो रिड्यूस कर देने का काम करता है फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट्स को। राइट, कार्बोहाइड्रेट्स
carbohydrates which can reduce Fehling's and टॉलेंस रिएजेंट्स। फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट्स, बात समझ में आ रही है? ये दो तरह के जो है सो रिएजेंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहते हैं। फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट्स के बारे में, इसको ये रिड्यूस कर देने का काम करता है और नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। और नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। चलो बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलो। इसमें एग्जाम्पल में लेने का काम करते हैं लैक्टोस, मैनोस। एग्जाम्पल लैक्टोस, मैनोज, नहीं सॉरी, लैक्टोज आते हैं, माल्टोज, वैसे शुगर जो खास कर करके रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, वैसे वाले को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और इसमें खास कर करके जो आते हैं वो सुक्रोज है, याद रखना, सुक्रोज है। फिर से देख लें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिड्यूसिंग कैरेक्टर पर वैसे कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन रिड्यूस फेलिंग्स एंड टॉलेंस रिएजेंट्स को रिड्यूस कर देने का काम करते हैं, दैट इज के सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं। और नोन या रिड्यूसिंग शुगर, ये रिड्यूसिंग शुगर के नाम से जाने जाते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं लैक्टोज है, माल्टोज है। कुछ ऐसे शुगर्स होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, और इस शुगर में क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो याद रखेंगे ये सुक्रोज है। ओके, स्क्रीन शॉट ले लें। लेट्स डू टेक द स्क्रीन शॉट, डू फास्ट। आए आगे हम लोग टॉपिक लें ग्लूकोज। ग्लूकोज ये एल्डोहेक्सोज होते हैं, दैट मीन्स एल्डिहाइड का हेक्सोज होता है, एल्डोहेक्सोजेज है, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज। इसको डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है। इसके सोर्सेस क्या होते हैं ग्लूकोज का? ग्लूकोज का सोर्स क्या होता है? आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है हनी के बारे में, राई फ्रूट्स के बारे में। यहाँ पर ये सब इसके सारे सोर्सेस हैं ये, और भी आते हैं स्टार्च से एटसेट्रा। फिर इसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, प्रिपरेशन। इसके प्रिपरेशन के बारे में पहला पॉइंट जो एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए दिया है, फ्रॉम सुक्रोज। फ्रॉम सुक्रोज दैट इज कॉल्ड केन शुगर। यही सुक्रोज एक्चुअल में ही कैन शुगर है। कैन शुगर को जब इसके साथ में वाटर के साथ में जब इसको मिलाते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द डाइल्यूट HCl लेने का काम करते हैं, और डाइल्यूट H2SO4, इस डाइल्यूट HCl से डाइल्यूट H2SO4 से जो मिल रहे होते हैं
वो H+ आयन से मिल रहे होते हैं। सुक्रोज C12 H22 O11 H2O के साथ में H+ डाइल्यूट HCl लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कॉमा, और H2SO4 H2SO4, ठीक है। एक यूनिट ये ग्लूकोज देने का काम करता है और एक यूनिट फ्रक्टोज में ये टूट जाते हैं, अलग अलग 2 यूनिट में टूट जाते हैं। C6H12O6 प्लस C6H12O6 एक यूनिट ग्लूकोज देता है और साथ ही एक यूनिट जो देने का काम कर रहे होते हैं फ्रक्टोज देते हैं। तो केन शुगर के साथ में जब वाटर के साथ में जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट HCl और H2SO4 के प्रेजेंस में यहाँ से H+ आयन मिल रहा होता है, ये टूट जाते हैं, एक यूनिट ग्लूकोज में और एक यूनिट फ्रक्टोज में टूट जाते हैं। राइट, नोट कर लें बच्चे लोग, ओके, नोट कर लें जल्दी से। राइट, दूसरा पॉइंट जो एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए दिया गया है वो है स्टार्च, दैट इज सेल्यूलोज से। पॉइंट नंबर 2, फ्रॉम स्टार्च सेल्यूलोज और सेल्यूलोज। स्टार्च का जब n यूनिट्स लेते हैं और n मॉलिक्यूल्स जब वाटर का लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और 393 केल्विन टेम्परेचर पर, तब ये टूट जाते हैं ग्लूकोज में। इसको n टाइम्स लेने का काम करते हैं, NH2O H+ डाइल्यूट H2SO4 393 केल्विन। सिंपलर में अगर इतना याद नहीं रख पाते हो तो कम से कम इतना याद जरूर रखना, C6H12O6 ये n टाइम्स ये टूट जाने का काम करते हैं, दैट इज ये फॉर्मेशन कर लेता है ग्लूकोज का। नोट कर लेंगे, ये स्टार्च यहाँ पर लिख दो, स्टार्च दैट इज सेल्यूलोज के फॉर्म में है ये। नोट कर लें, ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिया गया है ग्लूकोज को बनाने के लिए। पहला मेथड जो दिया गया है बनाने के लिए वो कौन सा मेथड है, बोलो कौन सा मेथड? पहला मेथड जो लिया गया केन शुगर से, दैट इज सुक्रोज से। सुक्रोज के साथ में जब वाटर का मिलाते हैं तब ये एक यूनिट बनाता है ग्लूकोज का और दूसरा यूनिट जो बना रहा होता है बोल किस इसका, फ्रक्टोज का। दूसरा वाला कौन सा हो जाता है, फ्रॉम स्टार्च से, दैट इज सेल्यूलोज से। इसके साथ में ही n मॉलिक्यूल्स H2O का लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द H+ आयंस। H+ आयंस आएंगे H2SO4 से आएंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का n यूनिट्स यहाँ पर से मिल रहा होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने का काम करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, टेक द स्क्रीनशॉट बच्चे लोग, ओके राइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या हो गया, C6H12O6। C6H12O6 किस तरह से रहते हैं, जब ओपन चेन फॉर्म में पाए जाते हैं तो किस तरह से होते हैं,
पहले ओपेन वाले हम लोग बात करें, उसके बाद आगे चल करके हम लोग साइक्लिक फॉर्म में बात करेंगे। कितना कार्बन हो गया? 6 कार्बन। एक जो फॉर्म में इसमें रहते हैं एल्डिहाइड के फॉर्म में रहते हैं, CHO, एक कार्बन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है, और छठा वाला यहाँ पर लिखना CH2OH। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर हो गया 6 हो गया, राइट। इसके साथ में OH और इधर जो होते हैं H होते हैं, ठीक है, इधर वाले में H, इधर वाले में OH, इधर वाले में जो रहता है OH और H, इधर वाले में भी OH और H रहते हैं, ठीक है। ये इसका ओपन चेन फॉर्म का इसका इस तरह से होते हैं, ठीक है। क्यों? एक तरफ में ये तीन जो जा रहे होते हैं, एक तरफ में ये एक वाला पार्ट जो तीसरा कार्बन पर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तीसरा कार्बन पर ये रह रहे होते हैं। कैसे? कार्बन के बारे में किस तरह से शो कर रहा होता है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन ये कर रहे होते हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्मेशन ये कर रहे होते हैं। अब इस सिचुएशन में जब हम लोग लेकर के जाते हैं तो यहाँ पर एक तरफ दिख रहा होता है H और OH, ठीक है। अगला वाला कार्बन के साथ में एक तरफ में अगर OH को सामने ले रहे होते, मान लीजिए इसको सामने ले रहे होते तो बैक में, ठीक है। तो एक वाला क्या करेगा, इधर OH एक बैक में जाएगा तो ये वाला फिर कहाँ पर आएगा, सामने में आएगा। यहाँ पर अगर OH वाले को सामने ले रहे हैं तो ये वाला जाएगा कहाँ जाएगा, बैक में, ये बैक में जाएगा। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, बैक में, ये वाला फिर कहाँ पर आएगा, ये सामने में आएगा। इस तरह से ये शो करने का काम करता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं, याद रखेंगे, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन, राइट। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए, हो गया। आए तो इसका ये एक स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में फिर इसके जो है सो कुछ रिएक्शन को जब हम लोग कर रहे होते हैं तब किस तरह से क्या फॉर्मेशन कर रहा होता है उसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करें। प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, प्रोलॉन्ग हीटिंग जब देर तक गर्म करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI के साथ में। अभी हम लोग बात ये कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज के बारे में, CHO। बीच में आप लोग अच्छे ढंग से देखें कि CH और OH जो दिया हुआ है ये 4 टाइम्स दिया हुआ है और नीचे जो किया हुआ है वो CH2OH, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो दिखला रहे थे अभी अगले वाले पेज में जो हम लोग दिखला रहे थे क्या था, एल्डिहाइड था और CHOH एक जो है सो गया था बाहर की तरफ में और 2 जो आ रहा था अंदर की तरफ में आ रहा था। ऐसा जो यूनिट बनाता है ये 4 बना रहे होते हैं, ठीक। CH2OH एक कार्बन, यहाँ पर से 4 कार्बन, 4 और 1 5 हो गया और यहाँ पर 6 हो गया। C6H12O6 यहाँ पर हो गया। HI के साथ इसको जब हीट करने का काम करते हैं, HI के साथ जब इसको हीटिंग करने का काम करते हैं
तब ये फॉर्मेशन कर लेता है नॉर्मल हेक्सेन का, नॉर्मल हेक्सेन बना लेते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 CH3। ये फॉर्मेशन कर लेता है नॉर्मल हेक्सेन का। याद रखेंगे, इसका प्रोलॉन्ग हीटिंग जब HI के साथ में कर रहे होते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, राइट। दूसरा, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, इसको नोट कर ले, पहले स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा रिएक्शन लंबा जाएगा, इसलिए नेक्स्ट पेज पर लिखने का काम करेंगे, राइट। ला 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 ला, ओहो, हाँ, हम लोग अभी बात किया प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI के साथ में। नेक्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। 2 नंबर, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में जब ग्लूकोज रिएक्शन कर रहे होते हैं तब किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा होता है, राइट। NH2OH के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में जब ये रिएक्शन कर रहे होते हैं तो ओके, CHO हुआ, CHOH कितना टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स। नीचे लिखेंगे CH2OH, राइट। किसके साथ ले लेंगे हम लोग, NH2OH के साथ में। ये फॉर्मेशन कर जाता है किस तरह से, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण CO इस तरह से इसके साथ में एल्डिहाइड ग्रुप होने के साथ में जब ये रिएक्शन कर रहा होता है नाइट्रोजन का कोई भी जो है सो हाइड्रोक्सिल एमीन जब ले रहे होते हैं तो ये टूट जाता है। किस तरह से टूटने का काम करता है, ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ में जो फॉर्मेशन करेगा जितने भी पार्ट्स आ रहे होंगे NZ, इस तरह से ये जुड़ जाने का काम करता है। तो क्या करेगा, ये C हो गया, H हो गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन N के साथ में, ये हो गया OH, ठीक है। यहाँ पर से CHOH कितना टाइम्स दिया हुआ है, ये कितना टाइम्स दिया हुआ है, 4 टाइम्स दिया हुआ है। इसको लिख जाए, 4 टाइम्स इसको लिख लें। नीचे में कितना दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ है CH2OH दिया हुआ है, राइट, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन कर रहा होता है ऑक्सीम बना रहे होते हैं, ऑक्सीम, ये ऑक्सीम बना रहे होते हैं। लेकिन अगर इसी ग्लूकोज का हम लोग रिएक्शन कर दें SCN के साथ में, जब SCN के साथ में जब इसका रिएक्शन हम लोग कर दे रहे होते हैं तो तब ये फॉर्मेशन अलग ढंग से ये कर लेता है। और ये फॉर्मेशन कर लेते हैं C, ऐसे करके लिखो, CHOOH और ये हो गया CN, ठीक है। नीचे में दूसरा पार्ट में क्या गया, ये CHOH यहाँ पर हो गया, 4 टाइम्स हो गया ये। उसके बाद फिर कौन सा हो गया, CH2OH, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मेशन कर पा रहे होते हैं, इस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। क्लियर आ रहा है, क्लियर आ रहा है। नोट कर लिया। एंड दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन।
दिस इज कॉल्ड साइनोहाइड्रीन। ये साइनोहाइड्रीन के HCN के साथ में जब करेगा तो साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर लेता है। ये वाला पार्ट यहाँ से साइनोहाइड्रीन बना लेता है। और जब ये हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में जब कर रहे होते हैं तब ये बना रहा होता है ऑक्सीन बना रहे होते हैं। SCNOH CHOH होल फॉर यहाँ से CH2H, ये ऑक्सीन बना रहे होते हैं। लेकिन इसी का रिएक्शन अगर HCN के साथ में हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में कर रहे होते हैं तो ये साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन कर रहा होता है। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। ला ला ला, चलिए पढ़ने में मज़ा आ रहा आप लोगों को। एंड पॉइंट नंबर 3, ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन, जब इसको ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो क्या हो गया यहाँ पर CHO CHOH, कितना टाइम्स हो गया ये 4 टाइम्स हो गया। और CH2OH, जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं ब्रोमीन के साथ में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के साथ में जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तो ये बना रहा होता है ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। ओके राइट, COOH CHOOH 4 टाइम्स एंड CH2OH। ठीक है, ग्लूकोनिक एसिड, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। इस तरह से ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। राइट, नोट कर लें बच्चे लोग। ग्लूकोज का जब रिएक्शन कर रहे होते हैं ब्रोमीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ में ग्लूकोज का, तब ये फॉर्मेशन कर रहा होता है ग्लूकोनिक एसिड बना रहे होते हैं। राइट, पॉइंट नंबर 4 आपके बुक में एनसीईआरटी में 1 2 3 4 5 इस तरह से करके दिया होगा। चलिए रोमन डिजिट में लिख दिए, कोई बात नहीं है। अगर बाय द वे आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे होंगे तो आप लोग अरबिक डिजिट में भी लिख सकते हो, नो मैटर। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एसिटाइलेशन। राइट, क्या दिया हुआ है CHOH, याद हो जाना चाहिए CH2OH, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, फार्मूला बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। दिस इज ग्लूकोज। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब इसका रिएक्शन कर रहे होते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में, पिछला एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में ये बात जो है सो आया था एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में। चैप्टर उलट करके अगर देखेंगे मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो चलिए फिर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर COOCO एंड CH3। ठीक है, एंड दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। राइट, ये क्या बन करके आ रहे होते हैं, ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन कर रहा होता है।
C, ऊपर वाले पार्ट में जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, ये CHO दिया हुआ है, राइट। ये हो गया H हो गया, यहाँ से इसके साथ में जो दिया हुआ है O दिया हुआ है, ठीक है, ओके। फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इधर, CO दिया हुआ है, और इस CO के बगल में क्या दिया हुआ है, CS3 दिया हुआ है। ये हो गया CS3, ठीक है। ये टोटल के टोटल जो बन करके आएगा, कितना टाइम से बन करके आएगा, 4 टाइम्स से बन करके आएंगे। ये 4 टाइम्स से बन करके आएंगे। नीचे वाले फिर पार्ट में, अगला वाला पार्ट में फिर क्या हो जाएगा, ये हो गया CS3 हो गया, CS3 के साथ में O हो गया, CO हो गया, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये CS3 हो जाएगा, ठीक है। ये ग्लूकोज पेंटासीटेट का फॉर्मेशन कर रहा होता है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, याद रखेंगे इसको। पूरी रिएक्शन को 1 मरतबा 2 मरतबा लिखेंगे, याद हो जाएगा, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट बच्चे लोग, डू फास्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, जिसका स्ट्रक्चर जब हम लोग ग्लूकोज का देख रहे होते हैं तो ऑन ऑक्सीडेशन विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ में जब ये ऑक्सीडेशन कर रहा होता है तो, ठीक है, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों के दोनों एल्सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देने का काम करते हैं। इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड दिस इज कॉल्ड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये खास नाम से जाने जाते हैं, सैकेरिक एसिड के नाम से जाने जाते हैं। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने पर, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्रिक एसिड के साथ में, या फिर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करने पर, दोनों सिचुएशन में जब इसका ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं तब ये सैकेरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा होता है, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है बच्चा लोग, ओके। इसके बाद फिर ग्लूकोज के जो है सो हम लोग अरेंजमेंट के बारे में फिर हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ने का काम करेंगे। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रहा होता है, सारे स्ट्रक्चर के बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।